हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो आज की सबसे अहम खबर, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत, और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया बहुत अहम है ख़ासतौर पर जो उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। बहरहाल इस प्रेस रिलीज़ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की कश्मीर का जिक्र है, क्योंकि कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है, और भारतीय आर्मी चीफ के जो बयानात हैं, जो मसम्मती बयानात हैं, उनकी भी उनके बारे में भी मसम्मत की है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने। फिर बलूचिस्तान के हवाले से और मुल्क की ओवरऑल सिक्योरिटी के बारे में, फितना खवारिज के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के शहरी किस तरह से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उसका भी एक एक्नॉलेजमेंट की गई है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज। और ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लेकिन जिस तरह के मैंने कहा कि जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आज एलामिया आया है ISPR की तरफ से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। वो कहता है कि जी इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है, और अस्करी क़यादत पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र अवाम की हिमायत से आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। अब ये बयान बैनुसतूर बहुत कुछ बता भी देता है, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब चर्चा है मुल्क में कि इमरान खान बानी PTI, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कोई ख़त लिख दिया है। ये ख़त अभी तक मंजर आम पे नहीं आया, लेकिन इसका कंटेंट क्या है वो बज़ुबाने PTI क़यादत और बज़रिया मीडिया वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। तो जो उसका कंटेंट था, जिसके ज़रिए एक बयानिया देने की कोशिश की जा रही थी, आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ का जो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, ये उसको भी एक तरह से बहुत अच्छी तरह से एड्रेस कर देता है। अब जो ख़त का मामला है, इस पे एस्टैब्लिशमेंट ने PTI को कहा जाए या बानी PTI को कहा जाए, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। PMLN का टेक क्या है इस सारे मामले के हवाले से, इस मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहाँ पे जजेस का ट्रांसफ़र हो गया है। मामलात आहिस्ता आहिस्ता सुलझाव की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उलझाव भी हो रहा है। कल सीनियरिटी लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शाया कर दी थी, उन्होंने पब्लिक कर दी थी, और उस सीनियरिटी लिस्ट के ख़िलाफ़ भी एक रिप्रेजेंटेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो प्रीवियस जजेस थे, जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग या सीनियरिटी लिस्ट में जो प्रीवियस जजेस थे जो मुतासिर हुए हैं, उन सब की तरफ से ये एक सीनियरिटी लिस्ट के ख़िलाफ़ एक रिप्रेजेंटेशन गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। सो ये मामला अब कहाँ जाके इख्तिताम पसीर होगा, इन तमाम मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे साथ हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, PMLN के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और तर्जुमान हैं, और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात भी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और तर्जुमान हैं। उमैर नियाज़ी साहब, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है, उसके जो आखिरी 2 जुमले हैं, आपको भी खटकते हैं? आपको भी पैगाम मिल गया? नहीं, पैगाम की बात नहीं। देखें, इशू क्या है, हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में एक आइन है, आइन ने खद खाल दिए हैं, और हर इदारे का उसमें खद खाल का तयन हुआ है, और उस बारे में ग्रीवेंसेस हैं कि हम शायद आइन की हदूद को इंक्रोच अपॉन कर रहे हैं। हमें छोटी छोटी इंक्रोचमेंट तो नज़र आ रही हैं, ठीक है, रेडियों की इंक्रोचमेंट नज़र आ जाएंगी, बाज़ारों में लगे छज्जे नज़र आ जाएंगे, मगर जो आइन अपने हालत में, असल हालत में ऑपरेट नहीं कर रहा, उसको कोई नहीं देख रहा। तो इमरान खान साहब ने अपना लेटर उस पर बेस किया, 6 पॉइंट्स हाईलाइट किए। क्या उनका जवाब आया है? क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में क्या नहीं, जवाब तो तब आएगा ना जब आपका ख़त आएगा, तो ख़त तो अभी तक सामने नहीं आया। मंजर आम पे आप कहें कि जी सेंडर तक नहीं पहुंचा। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, जेल के ज़रिए पैगाम रसानी ही होनी है ना। उनके ट्विटर अकाउंट पे आ गया, अगर फॉर्मल लेटर भी वो पार्टी ने भेजा नहीं भेजा, उस चीज़ को चेक कर लिया जाएगा, मगर एक वाज़ेह पैगाम है, किधर किधर तक वो नहीं पहुँचा, सब ने वो पढ़ लिया।
اس میں تمام 6 نکات سب کے سامنے آ گئے. 26ویں آئینی ترمیم کا ایشو ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اس ملک میں ایشو ہو. دیکھیں یہ ہم سب کو جو ہے نا ٹچ اپون کرتے ہیں. اگر ہم ان سے آنکھیں بند کر لیں تو ہم کیا ملک میں پروگریس کر سکتے ہیں؟ لیکن سر یہ الزامات ہیں نا, یہ کہیں ثابت نہیں ہوئے, کسی کورٹ آف لا میں یہ ثابت نہیں ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کیوں خط لکھیں گے سیاسی معاملات کے حوالے سے؟ آپ کا تو بیان ہی ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں خط. دیکھیں آپ کا آرٹیکل 242 ہیڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ. نہیں یہ دیکھیں آرٹیکل 242 بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 242 کیا کہتا ہے کہ کمانڈ آف آرم فورسز کس کے پاس ہوں گی؟ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. ہم آئین کی بات کریں, آئین میں ڈائریکشن کون پاس کرے گا, انہیں ان ایڈ کون بلائے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ. 245 جب امپوز ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اس کا پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم نے اپنی طرف سے ایک بنا لیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک سپریم باڈی ہے جو کہ پولیٹیشینز کو بھی کنٹرول کر رہی ہے. وہ کہ آئین کے تحت وزیر اعظم ہی سب کچھ ہے, تو پھر عمران خان کو شہباز شریف کو خط لکھنا چاہیے تھا نا. پھر عمران خان آرمی چیف کو خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ انکروچمنٹ کس طرف سے ہے؟ انکروچمنٹ کس طرف سے ہے؟ وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ الزامات ہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کیا لکھا ہے کہ آرمی کا ایک واضح رول ہے, انہوں نے سرحدوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور آج انہیں سرحدیں ڈیفینڈ کرنے میں کیوں پرابلم پیش آ رہی ہے؟ کوئی بھی جنگ پاکستان کی قابل فخر عوام کی حمایت سے آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. بالکل اس کے لیے پرعزم ہونا چاہیے. مگر بلوچستان میں کیا صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ ایک مارنگ نکلے اس کے پیچھے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیا ہماری پولیٹیکل قیادت کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری آرمی آج فریلی موو کر سکتی ہے؟ دیکھیں ٹیررزم اتنا ایٹ پیک ہے کہ ہمارے جوان روز شہید ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ دیکھیں ہمیں گراؤنڈ پہ سپورٹ نہیں مل رہی. کوئی بھی جنگ, عمران خان صاحب نے بھی اپنے لیٹر میں واضح لکھا کہ کوئی بھی جنگ بغیر لوکل سپورٹ کے نہیں جیتی جا سکتی. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوکل پاپولیشن کو ایلینیٹ کر دیں اور سمجھیں کہ ہم بڑی لڑائی جیت جائیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. بیرسٹر دانیال چول صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ان ڈیٹیل ذرا ایڈریس کر دیجیے. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان جو ہے اس ریجن میں بڑے سگنیفیکنس کا حامی ہے, اور جو بیرونی تھریٹس ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اس ریجن میں, اس ملک کو خاص طور پہ پاکستان بینگ اے نیوکلیئر کنٹری, اور جو ہمارا پیوٹ شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز آر اون ریجن, وہ چائنا ہو, وہ ویسینٹی میں اور ہمارے ممالک ہوں, ہم ٹریڈ کو فروغ دے رہے ہیں, تو پاکستان بینگ دا مسلم کنٹری ود دا نیوکلیئر وہ آٹومیٹکلی گلے کی ہڈی ہے بہت سے ملکوں کے لیے. اور اس میں ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ ہے. انڈیا از دیئر جس کی اکانومی بہت بڑی ہو گئی ہے, وہ ایلائی ہے امریکہ اور دوسرے ممالک سے. تو ان تمام چیزوں کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے ملک میں پڑتا ہے. اور 5th جنریشن وارفیئر جو اب ناؤ از گون ٹو آئی ٹی اور آئی ٹی ریلیٹڈ, تو اسی طرح اب ناؤ یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اب نیا دور جو ہے, ناؤ وارز آر ڈن آن اکانومی, کہ آپ کس طرح ملکوں کی اکانومی کو ڈسٹرب کرو, کس طرح ان کے اندر چیزوں کو خراب کرو, انسرٹرنٹی لے کے آؤ. ہم نے دیکھا کہ لیبیا, لیبنان, کائرو, یہ سارے ریجن میں جہاں جائیے عرب سپرنگ آیا, اس کے بعد کیا ان کا حال ہوا. ان تمام ممالک کے ان کے لیڈرز کو کسی کو پھانسی لگا دی گئی, کسی کو گولی مار دی گئی, کسی کو اپنی جیل کر دیا گیا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو وہ ایجپٹ ہو یا کوئی اور ہو, آج بھی ادھر دیر از نو اسٹیبلٹی. آج وہاں چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی, اس کے بعد خراب ہی ہوئی ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے سیریا کا. وہ پوائنٹس جو کیا نام ہے جو جن میں کوئی پریجڈس تھا, وہ ان کے جو دشمن ممالک تھے انہوں نے سیکیور کر لیے, انہوں نے لے لیے, اور آگے آنے والی ٹائم پہ ان کے لیے اور مشکلات ہوں گی. تو آئی تھنک ٹوڈے پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے, پاکستان کا جو مستحکم رہنا ہے یا پاکستان کا آگے بڑھنا ہے, اس میں ہماری افواج کا, ہمارے بچوں کا جو افواج میں جنگ بچے جو اپنی جانیں دیتے ہیں, ہمارے سولجرز کا, ان کا بڑا رول ہے. اینڈ بیکاز آف دم اینڈ دیٹ رول وی کین سلیپ پیسفلی. بالکل درست بات ہے. تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے یا جو بیرسٹر عمیر نیازی کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں, کے پی کی صورتحال دیکھ لیں, سپورٹ موجود نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ جھوٹا بیانیہ ہے.
देखिए इन्फ्लक्स ऑफ मनी जो है आपके नॉन स्टेक एक्टर से पाकिस्तान जो है, देखें आज हम अपने दुश्मन ममालिकों की जब बात करते हैं उनकी इकॉनमी किधर और हमारी इकॉनमी किधर है। ये वो मुल्क है कि जहां आप किसी से 10 लाख 15 लाख रुपया देकर या 20 लाख रुपया देकर अनफॉर्चुनेट हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं बलूचिस्तान में किस तरह ख़वातीन को ढाल बनाया गया, किस तरह उनसे उनसे असला इस्तेमाल करवाया गया, एंड दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर अस। और लेकिन तो आप मुझे बताएं कि उस ममालिक उस मुल्क में क्या नॉन स्टेक एक्टर्स अपना रोल नहीं प्ले करेंगे? वो नहीं करेंगे कि लोगों को इश्तियाल दिलाएं, लोगों को नफरत लोगों में डालें, लोगों में देखें हमने जो नफरत की बुनियाद पर सियासत होती है ना, वो सियासतदान नहीं करते। सियासतदान जोड़ने की बात करते हैं, मफामत की बात करते हैं, आगे जाने की बात करते हैं। जो मॉब और जत्थे होते हैं, जिस तरह हमने देखा मुसोलिनी का हमने टाइम देखा, मुसोलिनी का हमने वी सॉ इट, हमने नाज़ीज़ का टाइम देखा, मतलब दोज वर बेस्ड उनकी जो उनको इकट्ठा करने की बुनियाद थी वो कारकर्दगी नहीं थी, हुबुल वतनी नहीं थी, वो नफरत थी। तो नफरत की बुनियाद पर लोग इकट्ठे इजीली हो जाते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसका नुकसान मुल्क को पहुंचता है, इसका नुकसान स्टेट को पहुंचता है। लेकिन my question stands there and my question is awaiting your kind response कि जो पीटीआई ने खत लिखा है रिपोर्टेडली, ये खत अभी मंजर आम पे नहीं आया आर्मी चीफ को, बानी पीटीआई ने, इमरान खान ने, इस पे आपका टेक क्या है? क्योंकि इसी से सारा ग्राउंड बिल्ड हो रहा है जो मेयर नाई साहब ने अपना एक नैरेटिव दिया है। देखिए अगर उन्होंने ख़त लिखा है तो ख़त की जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, क्या लिखा है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें आप वी शुड सेटल डाउन थिंग्स, चीज़ों को मफामत से आगे लेके जानी है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का जो बयानिया है वो नफरत की बुनियाद पर है, वो गाली गलोच की बुनियाद के ऊपर है। वो ये तो नहीं कह सकते कि हमने ये कारकर्दगी की हमारे साथ खड़े हो, हमने ये काम किया तो हमारे साथ खड़े हो। उनका बयानिया है ही नफरत के ऊपर कि आप लोगों को इदारों के मुल्क के ख़िलाफ़ करते हैं और इकट्ठे करते हैं। तो अगर आज कोई उन्होंने होश के नाखून लिखे हैं, चीज़ों को वो कोई ख़त लिखा है जिसमें सैनिटी प्रिवेल करती है, तो वी आर हैप्पी, वी लेट्स सी कि व्हाट इट इज़। अच्छा, आप वेलकम कर रहे हैं यानी कि बानी पीटीआई के लेटर को, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो है वेलकम कर, देखें वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस इन बातों को हम ये बात करते हैं कि करेंगे। चीज़ों को मफामत से हल करना चाहिए। देखें जो लड़ाई है, जो जोर है, उससे पाकिस्तान का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, इदारों का नुकसान है और अवाम का नुकसान है। हम बार बार ये कहते हैं कि पार्लियामान के ज़रिए और जो भी मीडिएटर्स हैं कि बैठ कर चीज़ों को मफामत से आगे चलाएं, उसमें इनके लिए भी जीत है और मुल्क के लिए भी जीत है, और तभी चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ चलेंगी। राइट, वेरी सर, बिल्कुल बात इसी तरह है। देखें पॉलिटिकल फोर्सेस कभी भी लूज़ नहीं करती जब वो टेबल पे बैठ के पॉलिटिकली चीज़ों को रिजॉल्व करें। मगर अनफॉर्चुनेटली एक हम बंद गली में चले गए, मगर अब मौका है कि चीज़ों को उस बंद गली से निकाला जा सकता है। सारों ने थोड़ा थोड़ा स्टेप बैक करना है, और स्टेप बैक करने में देखें अल्टीमेटली कोई भी लूज़ नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और ये स्पेस हम म्यूचुअली प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें हमारे लिए क्या इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मुल्क की इंटेग्रिटी। अगर हम सीना फैला के फिरते हैं, हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं जो हमारा कल का फ्यूचर है, देखें उस पर अगर कोई मैली आंख से देख रहा है, कोई देख रहा है, अगर चाइना का आज इंटरेस्ट वखान पट्टी पे चला जाता है, चाहे जिस मर्ज़ी की जो है ना लैकिंग हो, ठीक है, पॉलिटिकल विल का मसला हो या जो भी हो, देखें अल्टीमेटली हमने दोबारा अपनी मईशत का रास्ता तो खोलना है। अगर सी पैक की वजह से हमारे पे $35 बिलियन का कर्जा बन गया, बदले में हमें मिला क्या? हमने इंडस्ट्री आज तक नहीं लगा सके। ये सारे ब्रॉडर इश्यूज हैं जो पॉलिटिशियंस ने हल करने, और ये पॉलिटिकल टेबल पे रिजॉल्व होंगे। जब तक हम यूनाइटेड फ्रंट बाहर के मुल्क को नहीं देंगे। पॉलिटिकल टेबल पे आप लोग आए थे, फिर आप लोग खुद ही वापस चले गए, तो वापस आ सकते हैं पॉलिटिकल टेबल पे आप लोग, टॉक्स टेबल पे। देखें टॉक्स टेबल पे आने का फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, मगर अल्टीमेटली ये हो सकता है अगर गवर्नमेंट साइड अप्रोच करे। देखें उसके टॉक्स कॉल ऑफ हुई, वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दी, मतलब गवर्नमेंट आपको मनाए तो आप लोग वापस आ सकते हैं। ये तो नहीं, हम नहीं, इमरान खान साहब ने फैसला करना है। इमरान खान साहब को ये अप्रोच कर सकते हैं, गवर्नमेंट साइड को कोई हैंडीकैप तो नहीं है ना। इमरान खान साहब कोई खुद कुंडी लगा के बंद कमरे में तो नहीं बैठे, वो अडयाला जेल में बैठे हैं। ये रीच आउट कर सकते हैं, इनके पास अपने मैकेनिज्म है। मगर बात है कि इस वक्त हमें सीरियस डायलॉग की ज़रूरत है जो इश्यूज़ गवर्नमेंट से हट के हैं, और वो बेसिकली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है ना इस मुल्क में पैदा हुए हैं, और उसको रिजॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखें आज मईशत तो बड़ी ठीक हो रही है, आप लोग बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, मईशत तो बड़ी ठीक हो रही है एज पर
द गवर्नमेंट। आज भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि महंगाई में जो कमी है वो तो पिछले 8-10 सालों से कम तरीन से था, रिकॉर्ड कम तरीन से। क्या महंगाई ख़त्म हो गई? देखें, जो महंगाई पिछले 2 सालों में 35%, 20% इस पे ग्रो कर रही थी, आज उसकी ग्रोथ 4% पे आ गई। आज भी वो ग्रो कर रही है, मगर तस्लीम तो आप कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ ने परफॉर्म करके दिखा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। देखें नहीं दिखाया। देखें अभी सूरत हाल क्या है। देखें, आपको कोई अपने इधर इसी कैमरामैन किसी को पकड़ लें, ठीक है ना, उसकी पे लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी। आज इस्लामाबाद शहर में उसका आप बजट बना के दिखा दें। देखें इस वक्त सिचुएशन क्या हो गई है। देखें हम हैंड टू माउथ हो गए। IMF की अपनी रिपोर्ट उठा के देख लें कि वो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बिलो पॉवर्टी लाइन से चला गया। तो ये फिगर किधर पहुंच गई? 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है। और बिलो पॉवर्टी लाइन का क्या मकसद है? मतलब है कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। मतलब स्कूलिंग बच्चों की छोड़ दें, अस्पताल छोड़ दें, सर पे छत छोड़ दें। मतलब हम किस हालत में रह रहे हैं। देखिए, हमने इन पाकिस्तानियों को अपनी फोल्ड में लाना है, वरना बेसिक प्रॉब्लम तो ये पाकिस्तानी हैं जो बेसिकली एलिनेट फील कर रहे हैं कि स्टेट उन्हें लुक आफ्टर नहीं कर रही। और यही लोग बेसिकली कल को प्राइम टारगेट बनते हैं। जो बात भाई ने की कि जी 10 लाख में 20 लाख में बंदा मिल जाता है, वो क्यों कातिल बनता है? देखें, जिसको आप दे ही कुछ ही नहीं रहे, जिसको आपने सोसाइटी के लिए इंक्लूसिव ही नहीं बना रहे। देखिए, हमने शॉर्ट टर्म में उन लोगों को एम्प्लॉय करना है, उन लोगों को। और पाकिस्तानी वर्कफोर्स जितनी रैपिडली ग्रो कर रही है, दुनिया में कहीं नहीं कर रही। हर साल 50 लाख यंगस्टर जॉब मार्केट में आ रहा है। तो किसने टेक केयर करना है? दावे अभी उड़ान पाकिस्तान के कर लें, जिस तरह कर लें, मगर प्रैक्टिकली करना है। और प्रैक्टिकली करने के लिए जंगी बुनियादों पे पॉलिटिकल फोर्सेस को टेबल पे बैठना पड़ेगा। अभी थोड़ी ही देर पहले वज़ीर आज़म ओवरसीज़ ग्लोबल फाउंडेशन से भी उस तकरीब में मौजूद थे और वहाँ पर भी बड़ा अप्रिशिएट करते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेट मी टेक द फ्लोर टू बैरिस्टर दानियाल चौधरी अगेन। सर, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जो आप बात कर रहे हैं और जो बैरिस्टर उमैर न्याज़ी बात कर रहे हैं, इन एसेंस वो एक ही बात है, अप्रोचेस उसकी डिफरेंट है। अब जो आपकी अप्रोच है उसके मुताबिक बैरिस्टर उमैर साहब ने भी कहा कि जी हुकूमत हैंडीकैप तो नहीं है, इमरान खान से रब्ता कर ले, हम टॉक टेबल पे वापस आने के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से दरवाजे खुले या अध खुले PTI ने अभी भी छोड़ रखे हैं दानियाल साहब। देखिए, हमने पहले भी टॉक्स को इनिशिएट किया था, स्पीकर साहब के पास आए थे और मैं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि हम इसको बिल्कुल, उमैर साहब सही कह रहे हैं कि इसको मतलब इनको दोबारा, आई थिंक जब सेशन अभी स्टार्ट होगा अभी नेक्स्ट फ्यू डेज, तो इनको दोबारा टच बेस करके चीज़ों को आगे चलाना चाहिए। देखें, आज पाकिस्तान जो है, हम उस मुल्क में बैठे हुए हैं जिसमें यहाँ तजिया नगार कर रहे थे मुल्क कल बैंकरप्ट होगा या परसों होगा। कोई कह रहा था 48 घंटों में, कोई कहता 24 घंटों में, कोई कहता हो गया है। आज हमारी कामयाबी इस चीज़ में है कि पाकिस्तान की हम मईशत को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी कामयाबी इसमें है कि हम आज पिछले साल से ज़्यादा हो गया है, आपका 1.5 साल हो गया, आपका रुपया मुस्तकम है। जो डॉलर सुबह 100 रुपया और शाम को 50 रुपया छलांग मारता था, वो मुस्तकम है। और आज हम खाली ये कह रहे हैं कि अब ग्रोथ कितनी है, 2% है, 1% है, 3% है, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट ट्रैक। देखें, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना रोल प्ले करें। और लेकिन आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रेडी है एंड लेट असेंबलीज सेशन बी स्टार्टेड, तो हुकूमत जो है वो राब्ता करेगी PTI से, राइट? देखें हमारी कोशिश होगी कि इसमें कि उनके साथ वापस राब्ता बहाल हो। चीज़ों को मफाहमत में आके जो कमेटी बनी थी वो आपस में दोबारा चीज़ों के ऊपर आकर बैठकर बात करके चीज़ों को चलाएं। देखें, डायलॉग जो है, जब तमाम दरवाजे ख़त्म हो जाते हैं, जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो सियासत में डायलॉग, तो यानी कि वज़ीर आज़म ने अभी वो डायलॉग कमेटी गवर्नमेंट की डिसॉल्व नहीं की ना, वो करेंगे अभी? देखें, जब तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाए, डायलॉग्स ख़त्म भी हो जाते हैं, तो डायलॉग इज़ देन ऑल्सो द वे फॉरवर्ड। तो कमेटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, स्पीकर साहब एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग अपने मसलों के लिए, मसाइल के लिए रोज़ आते हैं। एंड आई थिंक व्हेन वंस दे आर देयर इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन, तो दे शुड बी स्पोकन टू अगेन, इनको दोबारा एंगेज करके चीज़ों को आगे चलाएं। बिल्कुल रिकंसिलिएशन की तरफ ही शुड हेड टुवर्ड्स रिकंसिलिएशन। ऑन दिस नोट बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपकी इजाज़त से और बैरिस्टर उमैर साहब की इजाज़त से एक ब्रेक लेते हैं। चलो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। तो इन्हीं मुद्दात के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खिचड़ी पक रही है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी यही डिवीजन हमें नज़र आ रही है, जो कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ये शिज़म पहुँच गई है। इन सब सारे मुद्दात पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है हमारे साथ आज प्रोग्राम में बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए इत्तलात। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, ये कहाँ पे जाके इसका लॉजिकल कंक्लूजन, टेक्निकल कंक्लूजन कहाँ पे जाके होगा? चीफ जस्टिस ने एक सीनियरिटी लिस्ट भी दे दी और उसके खिलाफ भी आज एक एहतजाज कोर्ट के अंदर से ही आ गया। देखें, बुनियादी तौर पे देखें सिस्टम में बिगाड़ मौजूद है। आप कहें कि जी अदलिया परफेक्टली फंक्शन कर रही है, तो मैं कहूँगा पहले भी नहीं कर रही थी, प्रॉब्लम्स थे, मगर जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए टैकल करने की कोशिश की है, उसने मामलात को फर्दर एग्रीवेट कर दिया और जो मसले का हल चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा। और तासुर क्या जा रहे हैं कि जी इधर जो है ना बेंच को फिक्स करने की एक कोशिश की जा रही है, अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाने की कोशिश की जा रही है और केसेस का इस तरह से रूट बनाया जा रहा है कि पर्टिकुलर केसेस पर्टिकुलर जगह पे लैंड करें। ये बेंच फिक्सिंग की टर्म पीएमएलएन ने मुतारिफ करवाई थी जब आपका दौर होता था। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इट हैज कम राउंड, मगर अब आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। इसको हो क्या रहा है अब देखें, इसमें आप देखें आपकी इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट का अपना एक तशख़्ख़ुस है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर एक इंडिपेंडेंट अपनी एक शनाख्त रखती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है मौजूद है। अब इसमें किया क्या गया है कि सिलेक्ट करके जजेस उठा के लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, क्यों लेके जा रहे हैं कि मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आपके किधर से एमिनेट करते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जनरली रोम अराउंड इधर ही कर रही होती है, मेन पिटिशन यहीं लेके जा रहे होते हैं। आप एग्जैक्टली राइट बिफोर के आपको पता है कि इस वक्त एलिवेशंस होनी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, प्रॉबेबल यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चले जाएंगे ऊपर। एग्जैक्ट उससे पहले आप 2 जजेस डिफरेंट हाई कोर्ट से ले आते हैं और उन्हें बजाय इसके कि वो बॉटम एंड ऑफ द सीनियरिटी हो, क्योंकि आपके आइन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई यूनिफाइड जुडिशल सर्विस हो कि तमाम हाई कोर्ट के जजेस एक सीनियरिटी रखते हैं। आपने एक और हाई कोर्ट से एक स्पेसिफिक नंबर के जज को उठा के इधर आके प्यूनी जज कर दें, नंबर 2 सिंध हाई कोर्ट को उठा के उसको नंबर 3 कर दें। तो ऑलरेडी जो सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो किधर स्टैंड करेगी? आप तो बेसिकली जजेस के जो इंडिपेंडेंस है उसी को कॉम्प्रोमाइज़ करें। और इसी वजह से आपने देखा उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ख़त लिखा गया, उन तमाम जजेस को लिखा गया कि ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन के ज़रिए ये अपॉइंटमेंट्स होती है, ये इस तरह से ना करें। और उसके बरक्स हुआ और अब आप देख रहे हैं कि ये क्राइसिस और फर्दर एग्रीवेट होगा। बजाय एग्रीवेट होगा, 100% किस तरह से एग्रीवेट होगा? बार काउंसिल जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हैं कि ये आईनी है जो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन आप उनको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस गलत कह रहे हैं। देखें, जो लेटर लिखा है वो भी जजेस ने लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के उस पर साइन मौजूद। जवाब में चीफ जस्टिस ने कह दिया ना कि ये ट्रांसफर तो दुरुस्त कहने हुआ से दुरुस्त हो जाएगा। बात है चीफ जस्टिस गलत कह रहे हैं। देखिए, चैलेंज होगा, डिसाइड कर लें, इसी पॉइंट को फुल कोर्ट के सामने रख दें, डिसाइड हो जाएगा। बात है देखें, कहने ना कहने से ये किसी शख्स का नहीं मसला, बात है इस सिस्टम की सर्वाइवल का मसला है। देखें, जुडिशरी का रोल बड़ा डिफरेंट है। जुडिशरी एग्जेक्टिव की तरह नहीं है। जुडिशरी एक वाहिद बॉडी है जो एक इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड कर रही है। वो आपके मेरे दरमियान एक कुशन है, किस तरह से कि आपका मेरा डिस्प्यूट होगा उसने डिसाइड करना है इस आइन के तनाजुर में, तो कम से कम उसकी इंटेग्रिटी को तो हम इंटैक्ट रहने दें। देखिए, मेरे फैसलों का मसला नहीं है, वो आज चले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कल को आपने भी इसी जुडिशरी के पास जाना है, तो फिर यही ग्रीवियंसेस होंगे। तो कम से कम हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा बनाएं कि जुडिशरी इस मुल्क की कंट्रोवर्शियल ना हो। बैरिस्टर दानियाल साहब, आप दोनों माशाल्लाह वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, आपका टेक इस पे क्या है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मामले पे? बैरिस्टर उमैर तो कह रहे हैं कि अब यहाँ से मजीद एग्रीवेट होगा। देखिए, नहीं एग्रीवेट नहीं होगा चीज़ों को। देखें, कोर्ट्स जितने भी हैं, जो आइन उनकी जो पावर है और उनकी जो एम्बिट है वो आइन तयन करती है, पार्लियामान करती है, पार्लियामान में बैठे हुए लोग करते हैं। और जब पार्लियामान में बैठे हुए लोग जो है वो ये फैसला करते हैं कि अगर एक ब्यूरोक्रेट जो पंजाब का है उसको फेडरल में भेज सकते हैं, या फेडरल का ब्यूरोक्रेट है तो उसको सिंध में भेज सकते हैं, और या पंजाब में जो पंजाब में भेज सकते हैं, तो आई थिंक और किसी जुडिशरी के उसको के ऊपर अब हार्म नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, even if there are grievances, see the parliament has the power, not the judiciary.
नो अदर लॉयर्स, जुडिशरी। और पार्लियामेंट अगर कोई चीज़ का तयन करती है, अगर पार्लियामेंट कहती है फ़लाँ की सज़ा 10 साल है, तो इट हैज़ टू बी 10 years, इट कांट बी 12, इट कांट बी 13, इट कांट बी 14। तो द पार्लियामेंट हैज़ डिसाइडेड, और पार्लियामेंट जो है वो इस मुल्क में जो अवाम है उसकी पल्स है, उनकी नुमाइंदगी करती है। तो आई थिंक वंस दे हैव डिसाइडेड, तो इसमें कोई देयर इज नो सेकंड थॉट, सेकंड क्वेश्चन और सेकंड एनीथिंग एल्स। लेकिन सर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बैरिस्टर दानियाल साहब, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन का मामला भी आ गया ना। जिस तरह से बैरिस्टर उमैर साहब ने कहा है कि जुडिशरी यूनिफाइड उस सिस्टम पे नहीं चल रही होती कि जी आपने ब्यूरोक्रेट की मिसाल दे दी कि ब्यूरोक्रेसी की तरह एक उठा के यहाँ से दूसरे सूबे में डाल दो, दूसरे सूबे से उठा के यहाँ पर डाल दो, इस तरह ऑपरेट नहीं करती जुडिशरी। बैरिस्टर उमैर साहब कह रहे हैं कि आपने ओथ लिया है तो आपको दोबारा से ओथ लेना पड़ेगा अगर आप किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर होते हैं, राइट? क्या ऐसा ही? नहीं, देखें आप जो इस्लामाबाद है फेडरल टेरिटरी जो है, इट इज़ नॉट अ प्रोविंस, ठीक है ना, ना ही इसका सूबे का स्टेटस है। आप किसी जो ट्विन सिटी है, जो इनकी फंड्स से लेकर चीज़ों में जो एक काफ़ी चीज़ों में म्यूचुअलिटी है, म्यूचुअल हैं चीज़ें, इसी तरह चलती रही हैं और ये तकरीबन एक ही कंसिडर होता है। तो अगर पंजाब हो या फेडरल कैपिटल हो, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग। और अगर कोई देखें, ओथ एक ही ओथ होता है यहाँ, चार ओथ तो नहीं लेने की ज़रूरत, I don't think so, it's required again, लेकिन they don't need to be sworn upon, it's no different oath। और चीज़ों को nor it is a new appointment, it is the continuity of the original appointment that they had। तो ये जब पार्लियामेंट जब इसको डिसाइड करती है, लेकिन टाइमिंग और इंटेंट भी बड़ी मैटर कर रही है बैरिस्टर दानियाल साहब, इस सारे मामले की टाइमिंग एंड इंटेंट बड़ी मैटर कर रही है। देखिए टाइमिंग एंड इंटेंट जो है, पाकिस्तान जो है, देखिए इसमें हर वक्त टाइमिंग और इंटेंट होती है। इधर हर वक्त जो है ना कोई ना कोई ड्रामा लगा ही रहता है, कभी इधर खिचड़ी बन रही होती है, कभी उधर हो रही है, कभी आज हम कोई आइन बिल पास कराएंगे तो कहेंगे उसकी टाइमिंग और इंटेंट डिफरेंट है। पीटीआई ने कराए थे तब भी हमने कहा टाइमिंग और इंटेंट डिफरेंट है, कल 6 महीने बाद चेंज करेंगे तब भी हम कहेंगे। ये सिंस 1947 जो है ना हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल अप एंड डाउन है, ये तब से ही चल रहा है, इट इज़ नथिंग न्यू और ये चलता भी रहेगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन का नया बंदा लगाएंगे तो हम फिर कहेंगे ये टाइमिंग जो है ना ये बड़े गलत थे। 2 महीने बाद लगाएंगे तब भी हम ये कहेंगे टाइमिंग जो थे ना ये बड़े हसास थे। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन। चलिए, वैसे आपने छेड़ दी, आपने बात छेड़ दी है, तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब लगा रहे हैं? वैसे आपने बात छेड़ दी है, चलें इसी को एड्रेस करें। देखिए उसका, देखिए मैं कहा ना कि अगर उसको छेड़ेंगे तो कहेंगे सर वो तो टाइम, सर वो उसकी टाइमिंग नहीं है, उसका टाइम आ गया है, बड़ा टफ टाइम है और टाइमिंग नहीं है इसके बड़े ये टफ टाइम तो नहीं सर उसकी टाइमिंग नहीं, उसका तो टाइम आ गया है। तो टाइम आ गया, लेकिन आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है और जो पूरी टीम है उसकी डिस्क्रिप्शन है गवर्नमेंट की। तो आई थिंक दे विल डिसाइड के व्हेन इज द राइट टाइम। लीडर ऑफ द हाउस की नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ इन कंसल्टेशन होना है सर। बिल्कुल सर, वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव नहीं है। मैंने ये कहा, मैंने क्या वज़ीर आज़म का मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर जितनी भी एलाइड पार्टीज हैं और जितनी भी ऑपोजिशन है सबकी मुशावरत से इंशाल्लाह व्हाटएवर नेम कम्स फॉरवर्ड, फिर आगे जब आई थिंक इसकी जब डिबेट शुरू होगी तो तब इंशाल्लाह इसको आगे इट विल बी पुट फॉरवर्ड। एक्सटेंशन तो कोई नहीं दी जाएगी ना? देखें वो भी उसके ऊपर बड़ा लंबा एक नॉन वर्ड दिया बैरिस्टर दानियाल साहब ने, एक और एक मैंने आज ये क्योंकि मैं देखे देखिए इसलिए क्योंकि मी बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑल्सो ऑफ द गवर्नमेंट, तो मैं आई हैव टू बी आई नीड टू बी वेरी वर्स्ड विद वॉट एवर आई से। और बाज़ दफ़ा जो चीज़ें चल रही होती हैं इंटरनली यू कांट से इट ऑन टेलीविजन और यू कांट स्पीक, लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह जो भी होगा चीज़ें ये मशावरत से होंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जितनी भी ऑन बोर्ड हैं और जो अपोजिशन भी है, जो भी होगा चीज़ें मशावरत से आगे चलेंगी। बैरिस्टर दानियाल साहब और बैरिस्टर उमैर साहब प्रोग्राम में मौजूद है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
बैरिस्टर उमर साहब 2 पॉइंट्स एक तो वाज़ेह हो रहे हैं बैरिस्टर दानियाल की गुफ्तगू में से। एक तो वो कह रहे हैं कि जी ओथ कंटिन्यूटी में होता है कि अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है जज तो उसको नई हाई कोर्ट में नया ओथ नहीं लेना होगा, एक चीज़। दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। अच्छा, ओथ का जहाँ तक है, देखें यही आर्गूमेंट जो जजेस ने अपने लेटर में रेस किया है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट मौजूद है, यहाँ हम ओथ लेके आए हुए हैं। आपने जब ओथ लिया आपने एक डिफरेंट हाई कोर्ट का लेकिन लिया। वो कह रहे हैं ना कि ये कोई प्रोविंशियल हाई कोर्ट तो नहीं है ना, दिस इज अ फेडरल टेरिटरी। फेडरल, बिल्कुल, इसीलिए जब अपॉइंटमेंट हफ्ता पहले हुई थी तो वो बाहर से जजेस लिए गए ना। ऑलरेडी भी बलूचिस्तान की नुमाइंदगी इधर मौजूद है, मगर वो किस तरह से हुई, एज फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हुई, वो पूरा जुडिशल कमीशन के थ्रू प्रोसेस हुआ। आप उस प्रोसेस को किस तरह से सर्कमवेंट कर सकते हैं, मतलब यही चीज़, पूरा डिटेल लेटर है 3 सफ़े का, उसको देख लें। उन कंसर्न्स को तो आज तक किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। और तमाम सर क्या ये आइन में मौजूद है कि सदर का इस्तेकाक है कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं? किस तरह से कर सकते हैं? इन कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन कौन सी है? जो अल जहाद का ट्रस्ट केस में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से हुई, तो वो हुई ना सर? नहीं तो मीनिंगफुल कंसल्टेशन का कौन सी मीटिंग हुई है जिसमें कंसल्टेशन हुई है? आप मीडिया ने कोई रिपोर्ट की है कि अगर सदर एक लेटर निकाल देगा तो क्या कंसल्टेशन हो जाएगी? लेकिन सर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एतराज़ नहीं किया कि मेरे से कंसल्टेशन बगैर मेरा जज उठा के इस्लामाबाद में ले गए। मगर वो कंसल्टेशन का कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स है, ये कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं है कि हम टाइम बीइंग के लिए कर रहे हैं। देखें इसका बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट है। देखें अगले अपॉइंटमेंट इसके बाद जुडिशल कमीशन बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन हो जाती है, उसके बाद इन्हीं में से डिसाइड होना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ कौन होगा, और इस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल, देखें चीज़ों को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन में होना चाहिए। देखें एक सर ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एतराज़, ना उन हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को एतराज़ कि जहाँ से ये आए हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एतराज़। देखें ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले होता एक डिफरेंट स्टोरी थी। देखें 26वीं आईनी तरमीम ने आपके तमाम अपॉइंटमेंट्स के खदो खाल बदल दिए हैं। देखें अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होते? क्या वो कंसेंट इस चीज़ की देते? देखिए सारा मुद्दा शुरू ही 26वीं आईनी तरमीम से हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम का जब तक ये फेट डिसाइड नहीं होगा, ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ही बनेंगी और इस तरह का तासुर और मज़ीद ज़ोर पकड़ेगा। और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के हवाले से उन्होंने कहा जब टाइम आएगा, जो आपने कहा कि टाइम आउट हो गया है। 26वीं आईनी तरमीम में अमेंडमेंट थी, ये किस लिए की गई थी कि वो कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू कराया जा रहा है जब तक ज़रूरत है। और देखें इसी वजह से प्रॉब्लम्स बन रही है। देखें एक बंदे की टर्म एक्सपायर हो गई, एक डिस्प्यूटेड कैरियर है, ठीक है, जिस पे तरीके इंसाफ के तो एतराज़ात मौजूद ही हैं, चले आप वो नहीं भी डिस्कस करते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम स्ट्रक्चर्स पास किए हैं। उस तरह के इलेक्शन कमीशन को आप किस तरह से, पर भी इमरान खान का कंसेंट था सर। देखिए तैनाती पे हो, मगर बाद का आपका कॉन्डक्ट क्या रेलेवेंट नहीं रहता? क्या बल्ले का निशान पीटीआई से नहीं छिना? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया गया है? क्या हमारे कैंडिडेट्स बग़ैर सिंबल के नहीं इस इलेक्शन में उतरे? फिर कागजात की नॉमिनेशन, कागजात की रिजेक्शन, आरओ की अपॉइंटमेंट, वो सारे इश्यूज़ क्या इस कौम के सामने नहीं है? क्या उसके बाद भी हमने ऐसा क्या मामला है कि हमने कंटिन्यू कराना है? सारे मामलात पे एक और प्रोग्राम हो सकता है, बट मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर न्याई साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपकी भी शिरकत बहुत शुक्रिया। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह।